हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है, करंट होता क्या है। आई होप आप में से सारे लोगों को, या नहीं तो 90% बच्चों को तो पता ही होगा कि ये क्या होता है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। पर जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये करंट जो होता है ये क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। करंट क्या होता है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो करंट की अगर बात करें तो करंट क्या है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? गिवन टाइम जो होता है। तो हमें क्या मिल जाता है? करंट। तो करंट को हमें क्या, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एक चीज ये होती है। अच्छा ठीक है, करंट होता है तो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो चार्ज है क्या ये खुद चल के जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। चार्जेस क्या करते हैं, जैसे एक मेटल की वायर हो गई अगर, तो वो उसके अंदर ड्रिफ्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी चल देंगे। जैसे मान लो आप एक मेटल की वायर बनाओ छोटी सी। ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है मेरी भी, बट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो मतलब मैं फिगर दिखा रहा हूँ, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। तो होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये हल्का सा ड्रिफ्ट करेगा इस तरफ, ये इधर आएगा, तो ये अगले को पुश करेगा, अगला इधर जाएगा, अगला इधर जाएगा। फिर ऐसे करते करते ये फॉरवर्ड पुश होता है। बट ये सब चीजें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होती हैं, बहुत तेजी से होती हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस वजह से हमें ये सब चीजें नेकेड आई से दिखती नहीं कि चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज ड्रिफ्ट करता है, और ड्रिफ्ट की वजह से ऐसा लगता है कि वो फ्लो कर रहा है। तो ये एक चीज हो गई। ठीक है। अच्छा, चार्ज चार्ज हम लोग कब से कर रहे हैं कि चार्ज होता है सर, चार्ज होता है। तो चार्ज अगर है तो सर चार्ज क्या है, पहले तो वही डिफाइन कर लिया जाए कि चार्ज क्या है। तो अगर आपको पता है किसी को चार्ज तो अच्छी बात है। वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये सब क्लास 9th की चीजें हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज, चार्ज है क्या? जैसे किसी का मास होता है, किसी की लेंथ होती है, वैसे ही किसी मैटर पे चार्ज होता है। तो चार्ज को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी जो मैटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स को छोड़ दो अभी के लिए। जो चार्ज को बैलेंस करता है, अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक। तो कहा जाता है कि जो चार्ज है ये किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मैटर जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है या मूव कराया जाता है, तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है या उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो तो चार्ज इज दैट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सटर्नल फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। आपको एनसीईआरटी में इसकी डिफिनेशन मिल जाएगी बहुत अच्छी। तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। एक चीज हो जाती है। अच्छा ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? चार्ज को डिनोट भी करते होंगे। तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है। क्यू होता है हमारा चार्ज। और चार्ज जो है ये करंट से किस तरह रिलेटेड है? अभी हमने बताया था फ्लो ऑफ चार्ज है। सपोज करो क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो हो रहा है तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आई करंट। तो एक रिलेशन ये आपको पता होना चाहिए। ये सब तो बेसिक रिवीजन है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। ये सब आप लोग को वैसे भी पता होनी चाहिए। तो ये क्लियर हुआ? ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि, अच्छा चलो उसके पहले एक चीज ये देख लो कि चार्ज की यूनिट क्या होती है और करंट की यूनिट क्या होती है। एसआई। एसआई यूनिट आपको पता होगी। चार्ज की तो बिल्कुल सबको पता होगी, जुबान पे होगी। चार्ज क्या होता है? कूलम। कूलम होती है। और करंट की क्या होती है? करंट की एम्पियर होती है। ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। अच्छा, जो कूलम होता है ये बहुत बड़ी यूनिट होती है।
ऐसा नहीं कि छोटी यूनिट होती है। तो फिजिक्स में माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम यूज किया जाता है। तो वो आपको उसका पता होना चाहिए। आप अपनी बुक उठाना और देख लेना एक बार कि ये जो माइक्रो कूलाम होता है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 1 म्यू सी। इसकी वैल्यू क्या होती है ये देख लेना आप, ठीक है। और मिली कुलाम की भी देख लेना, एम्पियर की डिफिनीशन देख लेना, मैं सब बताऊंगा, बट एज अ होमवर्क आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि चार्ज है तो चार्ज के टाइप्स भी होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि चार्ज के टाइप कौन कौन से होते हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो चार्ज जो है दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा किसी भी मैटर पे, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, ये देखो कि आपको ये पता होता है कि चार्जेस जब भी होते हैं किसी बॉडी पे, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू होते हैं, प्रोटॉन के थ्रू होते हैं। अब प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन तो कहीं जाता नहीं है। तो जो भी चार्ज किसी बॉडी पे होता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जैसे सपोज करो, न्यूट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, न्यूट्रॉन को अभी आप साइड कर दो थोड़ी देर के लिए। 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक। अब क्या हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अभी इसके पास कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, यानी कि एक जो प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा हो गया। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन को अब एक इलेक्ट्रॉन निकला, उतना निगेटिव चार्ज निकल गया, इसका मतलब तब इस सब्सटेंस पे क्या हो गया, अब ये सब्सटेंस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इस पे एक कूलम का चार्ज, एक फंडामेंटल यूनिट जो होती है कूलम, सॉरी मैंने बोल दिया, एक इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। इतने चार्ज से ये, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। इससे छोटा चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। तो अब इसके ऊपर एक यूनिट चार्ज आ गया। और अगर सपोज करो यहीं पे दूसरा एक मैटर हो, ठीक, हम एक दूसरा मैटर ले लेते हैं। अब उसमें क्या हुआ, ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था ये चला गया, ये निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया दूसरे में, ठीक, एक एक्स्ट्रा आ गया। रुको मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा डार्क कलर चाहिए। अच्छा ठीक है, इधर देखो फिर से बना दिया मैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ, अगर ये एक न्यूट्रल होता, मतलब न्यूट्रल ही है, अगर ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ मतलब एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। तो ये मैटर क्या हो गया, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। तो अभी आपको एक चीज समझ में आई कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर की वजह से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। एक चीज ये हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं इसके। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब चार्जेस का नेचर कैसा होता है। आपको तो ये सब चीजें बेसिक स्कूल में पढ़ाई ही गई होंगी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मान लो एक निगेटिव चार्ज है और उसके पास हम एक और निगेटिव चार्ज ले आते हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे से दूर की तरफ पुश करेंगे, अवे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा रिपल्शन, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ले लें, सेम फिनोमेना वो भी दोहराएंगे, वो इधर फोर्स लगाएगा वो इधर फोर्स लगाएगा और वहां पे भी क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लें और एक निगेटिव चार्ज ले लें तो ये क्या होगा, ये इधर और ये इधर। तो अब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से एक कंक्लूजन निकला कि अगर चार्जेस लाइक हैं तो क्या होगा, रिपल्शन। और चार्जेस अगर अनलाइक है तो क्या होगा, अनलाइक चार्जेस रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इतने के बाद अगर आप देखोगे तो इसकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, और उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटा सा आपका एक कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये भी आपको पता ही होगा,
ये मतलब इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लगेगा कि बहुत इजी चीज है, ऐसा तो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बट ये बाद में जो सेमीकंडक्टर होता है वो काफी अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं। एक होता है, जैसे आपके पास सब्सटेंस है तो या तो वो कंडक्टर होगा या तो वो इंसुलेटर होगा। अब आपके चारों तरफ आप देखो तो बहुत सारी चीजें हैं। कंडक्टर, जैसे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, उसमें हीमोग्लोबिन होता है तो वो भी कंडक्टर का काम करती हैं। आप प्लास्टिक देख लो, आप ग्लास देख लो, आप वुड देख लो, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये इंसुलेटर का काम करती हैं। ठीक है। तो कंडक्टर क्यों कंडक्टर होते हैं? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपेरेटिवली, वर्ड पे फोकस करना, कंपेरेटिवली, कंपेरेटिवली लूजली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से। किसके कंपैरिजन में? इंसुलेटर्स के कंपैरिजन में। तो उनमें ड्रिफ्टिंग आसानी से होती है। ठीक है। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये आसानी से मतलब मूव कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं, इस वजह से जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छे से फ्लो करवाता है अपनी बॉडी के थ्रू। तो इसीलिए हम कंडक्टर बोलते हैं। अब इसकी साइंटिफिक डिफिनेशन देखोगे तो आप बोलोगे कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? किसी चीज को अपोज करना। अब अगर करंट किसी सब्सटेंस के थ्रू फ्लो हो रहा है और वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो उसको अपोज कर रहा है करंट को फ्लो करने से, तो वो इंसुलेटर होगा। अब ये डिपेंड करता है कितना तगड़ा इंसुलेटर होगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर रहा है तो वो बहुत अच्छा इंसुलेटर होगा। बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो क्या होगा? आसानी से करंट पास हो जाएगा। तो ये होता है कंडक्टर, जो करंट जिसके थ्रू पास हो जाता है। और इंसुलेटर क्या होता है? करंट नहीं पास होगा, यहां से नहीं पास होगा, यहां से पास होगा। अच्छा, इनके बीच में एक प्रजाति आती है सेमीकंडक्टर। ठीक है। सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनके और इनके बीच में लाई करता है। उसकी जो वैल्यू होती है, सपोज करो अगर इनका रेजिस्टेंस 10 पावर 15 है और इनका 10 का पावर -2 है, तो इनकी वैल्यू कहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये, तो इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टिविटी है वो कहीं यहां लाई करेगी या यहां लाई करेगी। ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे आपको बहुत अच्छा मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स में, तो इनके बारे में अभी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर आपको आगे बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं, करंट की चीजें, उसको हम किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, उसके अंडर में हम पढ़ते हैं और उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो आप ये जरा देख लो एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको दिख रहा होगा, ये दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है किससे? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर हैं। ठीक है। दे आर नॉट मूविंग। जब वो मूव करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाएंगे, क्योंकि मूविंग चार्ज का रिलेशन हमेशा मैग्नेटिज्म से होता है। ठीक है। वो जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, हमने ये भी पढ़ लिया ये चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज के टाइप क्या है। ठीक है। चार्ज की डिफिनेशन पढ़िए, प्रॉपर्टी बाकी है। चलो, अब अगर हम आगे चलते हैं तो अब हम थोड़ी थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, आपको एक प्रॉपर्टी पता चल गई है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक अनलाइक का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। तो पहला तो ये है लाइक रिपल्शन, दूसरा है अनलाइक, ये हो गया आपका अट्रैक्शन। ठीक है। रिपल्शन, अट्रैक्शन, एक चीज ये हो गई। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है? जैसे जो चार्ज होता है ये एडिटिव होता है इन नेचर। ठीक है। क्या होता है? एडिटिव होता है इन नेचर। एडिटिव। अच्छा, एडिटिव का मतलब क्या होता है कि मतलब ये जुड़ जाएगा। सपोज करो कि एक बॉडी है, या ऐसे ही रैंडम, आप सपोज करो कि आपने चार्ज रखा हुआ है किसी बॉडी पे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अलग अलग चार्जेस हैं। इन पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इन पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इन पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वहीं पे एक चार्ज है जिसपे +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है।
अब ये बताओ कि टोटल चार्ज इस बॉडी का क्या होगा, तो सिंपल मैथ लगा दो। ये सारे निगेटिव हैं, ये सारे निगेटिव हैं, वो पॉजिटिव है। ये तो फंडामेंटल चार्ज की यूनिट है ना, ई। ये फंडामेंटल चार्ज की यूनिट है। तो अगर ये निगेटिव चार्जेस हैं तो निगेटिव चार्ज कितना हो गया, 3, 2, 1, यानी कि माइनस का 6, माइनस का 6 यूनिट चार्ज, और प्लस का कितना है, 5 यूनिट चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, वो ये मेरा लिखने का आदत है, इसको आप इलेक्ट्रॉन अभी नहीं समझोगे, इसका मतलब फंडामेंटल चार्ज होता है। या सपोज करो आप, मैं इसको ई ही लिख दूंगा आगे से, तो ये चीज है। तो चार्ज जो होता है एडिटिव होता है, मतलब इसका सिंपल सा ये है कि अगर किसी भी बॉडी पे जितना चार्ज है पॉजिटिव या निगेटिव, उसको सम कर दो, तो जो नेट आएगा, जो सम आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वही उस बॉडी पर चार्ज होगा। ठीक, तो ये इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अच्छा अगला देखो, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये मतलब बहुत ही इजी टॉपिक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या होता है, ये फंडामेंटल चार्ज होता है। इससे छोटा चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, इससे छोटी वैल्यू का चार्ज यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी चार्ज होता है, ये तो एक चीज थी। अब क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि यूनिवर्स में जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, किसी बॉडी पे जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है, सपोज करो कि एक बॉडी पे क्यू यूनिट चार्ज है, क्यू कूलम चार्ज है, ठीक है, तो ये हमेशा इस फंडामेंटल चार्ज का मल्टीपल ही होगा। समझे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक एग्जांपल से, जैसे आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो वो बोलता है कि प्लीज इनपुट द वैल्यू इन द मल्टीपल्स ऑफ 500, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप 700 800 नहीं निकाल सकते सर, आपको निकालना है तो आपको 500 के मल्टीपल में ही निकालना होगा। इधर आप 500 इंटर कर सकते हो, या आप 2 इंटू 500 दैट इज 1000 इंटर कर सकते हो। तो ये चीज होती है। तो क्वांटाइजेशन भी ऐसा ही है कि किसी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो वो या तो ये होगा, या तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल। अब ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 1000 लैक्स, जो भी, ये डिपेंड करता है कौन सी बॉडी है, कितना चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन बोलता है कि एनी चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, इसके बाद आता है एक और, कि जो चार्ज है ये कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड होता है, कैसे कंजर्व्ड होता है, अभी मैंने बोला आपको। चलो एक सिस्टम ले लो, ठीक है, एक छोटा सा सिस्टम ले लो। इसमें मैंने दो बॉडी ली, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। ये दूसरी बॉडी आ गई, इसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन अभी के लिए। ठीक है, नोटेशन पे ज्यादा नहीं, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो कहां गया, इसमें गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो गया, इस पे एक निगेटिव चार्ज आ गया, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन अगर आप नेट देखोगे तो क्या हुआ, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था, नेट अभी भी 0 है, और इनिशियली भी ये 0 ही था। तो इसका कहने का क्या मतलब होता है कि चार्ज जो होता है उसको आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो ये आपका चार्ज हो जाता है। इसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो आप थोड़ा सा कूलम्स लॉ पढ़ सकते हो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, सबसे पहले तो आपसे ही पूछ देंगे कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो होते हैं, ये आप लोग करके निकालना। मैंने बोला ना कि कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज, वो क्या होगा, हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। तो अगर Q की वैल्यू दे दिया है 1 कूलम, तो E की वैल्यू आपको पता ही है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप n की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आ रही है। इसके साथ ही जिन लोगों को नहीं पता या पता भी है तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कब से कर रहे हैं, तो इसके जो इन्वेंटर थे या आप कह लो जो इसकी डिस्कवरी थी वो उन्होंने किसने की थी। तीनों के आप अलग अलग बता देना और ईयर भी बता देना। आप लोग घर पे प्रैक्टिकल करके भी देखे होंगे, स्केल को बाल में रब करते हो तो होता क्या है कि जैसे जो मेटल्स होते हैं उसमें जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो आप चार्ज दे दो यानी कि एक्सेस चार्ज करा दो, या फिर उसमें से चार्ज निकाल लो यानी कि चार्ज की डेफिसिट हो जाए। और निकलता या आता कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक चीज आपको ये पता है कि अगर दो बॉडीज रखी हुई हैं, आपको चार्ज कराना है तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दोनों बॉडीज में से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर कराने पड़ेंगे। अच्छा, कूलम्स लॉ पढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताना मैं भूल गया। आपको याद है आप लोग स्कूल में स्केल को लेके अपने बालों में रगड़ते थे, उसके बाद फिर उसको पीस ऑफ पेपर पे ले जाते थे तो वो उसको अट्रैक्ट करता था, तो आप बोलते थे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो वो ऐसा होता क्यों था, वो होता था फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, या तो ट्रांसफर के थ्रू करते हैं या तो डेफिसिट के थ्रू करते हैं। अब एक सब्सटेंस है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक फंडामेंटल चार्ज आ गया, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज आ गया, तो ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। और अगर इसमें से चला गया तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये बॉडी जो है। और मेक श्योर करना कि जो ई माइनस मैं लिखता हूं ये बस नोटेशन है। चार्ज जो फंडामेंटल चार्ज होता है उसको हमेशा ई से डिनोट करते हैं, और अगर आपको दिखाना है कि निगेटिव चार्ज है तो आप माइनस ई लगाओगे। ठीक है, ये चीज आप भूलना मत। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद अगर आपके पास सपोज करो कि एक सिंगल बॉडी है, सिर्फ एक सिंगल बॉडी है, आपके पास दो बॉडी है ही नहीं, एक सिंगल बॉडी है, अब आपको इसको चार्ज कराना है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल है। अब ये बताओ इसको चार्ज कैसे कराओगे, सोचो। तो ऐसे प्रोसेस में काम आता है इंडक्शन। इंडक्शन एक प्रोसेस होता है। अच्छा, इंडक्शन को आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, बट वो थोड़ा सा अलग था और इसको हम थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो पॉइंट्स, दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे से टच में है, ठीक, और ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, अभी के लिए न्यूट्रल हैं। तो हमने क्या किया, हम एक कॉम्ब ले आए, एक कॉम्ब ले आए या एक चार्ज मेटल ले आए, कोई भी चार्ज मेटल, ये पॉजिटिवली चार्ज है सपोज करो, तो होगा क्या, ये टच नहीं हो रहा है, इसको टच नहीं हो रहा, फिर से बना देता हूं मैं, टच नहीं हो रहा था वो। जैसे मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, और इसके बगल में हम एक मेटेलिक रॉड लेके चले आए जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो होगा क्या, देखो ये दोनों तो बेटा न्यूट्रल थे, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इधर की ओर अट्रैक्ट होंगे, लेकिन सारे तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है जब वो जाने की कोशिश करेंगे तो फिर वही रिपल्शन, क्योंकि अनलाइक चार्जेस, तो बाकी इलेक्ट्रॉन कहीं यहां रह जाएंगे। अच्छा, जब इतने इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, जैसे ये एक बॉडी है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, अब 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहीं चले गए तो बाकी के 5 यहां बचेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन उधर चले गए हैं तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इधर इंड्यूस हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना होता है चार्ज के इंड्यूस होने का, वो कहलाता है कि ये इंडक्शन है। ठीक है, एक ही बॉडी है लेकिन जब सारा निगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा तो ये अपेरेंटली पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना, एक चीज हो गई। अच्छा, इसके बगल में भी एक बॉडी रखी हुई है,
यहां पॉजिटिव होगा तो यहां क्या होगा, निगेटिव। यानी कि एक बॉडी के पास हम रॉड ले आए, पॉजिटिव चार्ज रॉड, यहां पे क्या जनरेट हुआ, निगेटिव, और उसकी वजह से दूसरी बॉडी पे क्या जनरेट हुआ अपोजिट साइड में, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है इंडक्शन। ठीक है, अभी इंडक्शन की बात हो गई, तो इंडक्शन आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप एक बार रीडिंग लगा लेना, उसके बाद बातें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी। अब अगर एक सिंगल बॉडी है, सपोज करो, इसको हमें चार्ज करना है, न्यूट्रल है, सर कैसे करेंगे? तो डिपेंड करता है सर आपको कैसा चार्ज चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव चाहिए। चलो सर, हम क्या करते हैं, हमको निगेटिव चार्ज चाहिए, हमें इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज बनाना है। हम ले आए एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल। ठीक, तो होगा क्या, फिर वही निगेटिव चार्ज इस साइड अट्रैक्ट होगा, तो दूसरे साइड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। इसको हम मदर अर्थ से कनेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि हमारी जो मदर अर्थ है ये कंडक्टर होती हैं, और ये सारा का सारा एक्सेस चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। ठीक है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग। आपके घर में भी देखो अर्थिंग लगी होती है, वो इसीलिए होती है कि अगर एक्सेस चार्ज आ रहा है तो वो घर के किसी अप्लायंस को डिस्ट्रॉय ना करे, सीधा सीधा वो चला जाए अर्थ के अंदर, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अब जब आप रॉड हटा लोगे, अगर अब आपने रॉड जो है वो हटा लिया तो क्या होगा, रॉड तो आपने हटा दिया, और ये जो सारे चार्ज हैं भाई साहब ये तो चले गए, अब यहां बचा निगेटिव चार्ज। और जो कंडक्टर होते हैं या जो मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है कि उन पे जो भी चार्ज आप दोगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब समझते हो, जैसे वो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। अभी अगर आप एक ग्लास ले लो, ग्लास या वुड या फिर कॉम, जो आप प्लास्टिक कॉम लेते हो, अगर उसको आप अपने बाल में रगड़ लिए और सपोज करो कि आपके दो चार फंडामेंटल चार्ज आ गए, तो ये यहीं रहेंगे इसी लोकेशन पे, ये पूरे में, ये जो पूरा एरिया है या जितनी भी बड़ी है रॉड, अगर इतनी बड़ी रॉड है या इतनी बड़ी कंघी है तो इसमें ये फैलेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने एक सर्किल लिया, सर्किल या स्फीयर लिया, और उस पे आपने कहीं भी चार्ज दिया तो वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। अब ये चार्ज जो था यहाँ का, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो चला गया अर्थ में, तो बचा निगेटिव चार्ज, यानी कि ये बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस तरीके से हम चार्ज करते हैं। तो कूलम भाई साहब प्रचार कर रहे थे, अपना प्रयोग कर रहे थे ढेर सारा, कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो उनको समझ में आया कि अगर एक बॉडी पे क्यू चार्ज है और दूसरी बॉडी पे जीरो चार्ज है, और हम दोनों को टच करा दें तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यहाँ पे Q/2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको इनवर्स स्क्वायर रूल मिला। इनवर्स स्क्वायर रूल आपको पता है, ये न्यूटन ने दिया था। और मतलब इनवर्स स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी चीज आप लोगे अगर, तो वो इसके इनवर्स के जो भी रिलेशन होते हैं वो इनवर्स और स्क्वायर में होते हैं। तो गुलाम जब अपना काम कर रहे थे तो उनको उस टाइम पे ये चीज मिली, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, पहले उन्होंने चार्ज की जो क्वांटिटी थी, जो मैग्नीट्यूड था, उसको बढ़ा के देखा, घटा के देखा, डिस्टेंस को बढ़ाया, डिस्टेंस को घटाया, तब उन्होंने फाइनली सारी ऑब्जर्वेशन को एक लॉ के रूप में फॉर्म किया और उसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में जनरेट किया, और उसी लॉ को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अच्छा, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्स लॉ बोलता है कि जो अगर दो चार्ज हैं, सपोज करो एक Q1 है एक Q2 है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब मान लो ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे चार्ज Q1 है, इस पॉइंट पे चार्ज Q2 है, इस पॉइंट का चलो नाम दे दो A, इस पॉइंट का नाम दे दो B, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया R।
ये हो गया R, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है, मतलब एक चार्ज दूसरी बॉडी पे यानी दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो तो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करेगा, पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा, यानी कि फोर्स पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, फोर्स दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के और जो उसका नेचर है उसके प्रोपोर्शनल, एंड देन फोर्स इसके डिस्टेंस के रेसिप्रोकल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो उन्होंने ये एक फॉर्मूला दिया। तो इस फॉर्मूले में जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई गई तो इन्होंने एक कांस्टेंट लिया के, ये बन गया आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलो ये हो गया हमारा काम बढ़िया, तो उन्होंने बताया कि अब ये जो फोर्स है, देखो समझो बात को, अब मैंने बोला कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो फोर्स लगेगा, अब किस डायरेक्शन में लगेगा, अब वही चीज आ गई आपकी, लाइक अनलाइक। अगर Q1 पॉजिटिव है, लेट करो कि Q1 जो है ये पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन रिपल्शन। और अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 जो है वो निगेटिव है, तब क्या बताएगा कूलम्ब्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तब ये बताएगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट उन्होंने लिया था, उस कांस्टेंट की वैल्यू है, उस जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और के को डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन वैक्यूम है, ठीक है। ये सारा कंडीशन वैक्यूम में क्रिएट किया गया था। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट, इसी इसकी जो डिफिनीशन है उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि इन वैक्यूम, क्योंकि जब आप एक फ्री स्पेस में होते हो जहां वैक्यूम नहीं है, तो वहां पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फाइनली जब इन्होंने अपना बना दिया रूल, तो अब जब के की वैल्यू हमें मिल गई, तो जो हमारा कूलम्ब्स लॉ बन के आया वो क्या आया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू Q1 Q2, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट न्यूटन ही होगी, डायरेक्शन डिपेंड करेगी दोनों चार्जेस के नेचर पे, ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट से जो डिफाइन की गई है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कंडीशन क्या है, एक यूनिट फोर्स लग रहा है, एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, ठीक है। तब अब सारी वैल्यूज आप जब पुट करके देखोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एसआई यूनिट है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद कूलम का वेक्टर लॉ भी होता है, वेक्टर फॉर्म भी होता है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, और ग्राउंडिंग
अर्थिंग। अगर आपको नहीं समझ में आया या कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से आपको लगता है कि और एक्सप्लिसिटली हमें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल।